हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साइंस विद खुलेश सर। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और फिर से एक बार वही बोलता हूं जो हमेशा बोलता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या दबाना है भाई? बेल आइकन दबाओ। आज हम पढ़ेंगे अयस्क के शुद्धिकरण के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या पढ़ा है? अयस्क का सांद्रण और अयस्क का निष्कर्षण, उनके विधियों के बारे में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब आता है अयस्क का शुद्धिकरण अर्थात धातु का शुद्धिकरण। समझो, क्योंकि धातु के निष्कर्षण के बाद जो हमको धातु प्राप्त होते हैं, अर्थात अयस्क के निष्कर्षण के बाद जो हमको धातु प्राप्त होते हैं उसमें भी कुछ मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती है। तो अयस्क के शुद्धिकरण के माध्यम से हम पूर्णतः शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अयस्क का शुद्धिकरण। ठीक है, अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, धातु का शुद्धिकरण समझो एक प्रकार से। ठीक है, धातु का शुद्धिकरण समझो, धातु का शुद्धिकरण। अब देखो यहाँ पर क्या, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो अयस्क का शुद्धिकरण है उसमें क्या है कि अयस्क के निष्कर्षण के बाद जो हमको धातु मिलता है उसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियां पाई जाती हैं। उसी अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया या उसी अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु का शुद्धिकरण या अयस्क का शुद्धिकरण कहते हैं। ऐसा समझ में क्लियर हो चुका है? अर्थात धातु के शोधन या धातु का परिष्करण भी कहलाता है। बन जाएगा। चलो, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर। इसमें ऐसे शुद्धिकरण के अंतर्गत एक नीचे में टॉपिक डाल देता हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। धातु का शोधन, धातु का शोधन वही है। ठीक है, तो यहां पर इसका अर्थ लिख देता हूं ताकि आप लोग नोट्स बनाते जाओ। धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को धातु का शुद्धिकरण कहते हैं या धातु का शोधन कहते हैं, धातु का परिष्करण कहते हैं, वही नाम है। अब देखो यहाँ पर अयस्क शुद्धिकरण लिखा है, उसको भी चेंज कर सकते हो। अयस्क को या अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, यहाँ पर या लिख देता हूं, है ना। ये देखो इस प्रकार से ये बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, दोनों में से कोई भी लिखो सही है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को अयस्क का शुद्धिकरण कहते हैं। यदि क्वेश्चन में आया धातु का शुद्धिकरण, धातु फॉर्म में ले रहेगा तो ये वाला परिभाषा लिख देना, अयस्क का पूछेगा तो इसको लिख देना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों सही है। ठीक है, धातु को शुद्ध करना है, इसमें अयस्क वही धातु को ही शुद्ध करना रहता है, इसलिए यहाँ पर इसको अयस्क का शुद्धिकरण या धातु का परिष्करण या शोधन कहते हैं। आए समझ में? चलो, तो धातु का शोधन का अर्थ समझ में आ चुका है। अर्थात धातु में कुछ अशुद्धियां होते हैं, उस अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को या उस अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? धातु का शोधन या धातु का परिष्करण कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ चुका है? चलो, इसकी कुछ विधियां होती हैं, इसकी विधि होती है उसको देख लेते हैं। तो धातु के शोधन की मुख्यतः दो विधि होती है। ठीक है, कितने विधि होती है? दो विधि होता है। पहला होता है आपका भौतिक विधि, भौतिक विधि, और दूसरा है आपका रासायनिक विधि। ठीक है, भौतिक विधि में फिर आपके दो विधि रहेगा जिसके बारे में हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। पहला होता है आपका द्रवण, ठीक है। दूसरा होता है आपका यौन शोधन, यौन शोधन या क्रिस्टलीकरण बोल सकते हैं, या यौन शोधन ही याद रखो।
ठीक है, जौन शोधन या आप शॉर्टकट में याद रखना है, या इसका एक और नाम होता है या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, ठीक है। अब रासायनिक विधि में इसका एक प्रकार ही होता है, इसका विधि होता है आपका विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि। इतना क्लियर है आपको? धातु का शोधन कैसे करते हैं समझ में आ चुका है। धातु शोधन की मुख्यतः दो विधि होती है, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। भौतिक विधि में फिर मुख्यतः दो विधि होते हैं, द्रवण, ठीक है, और आपका जौन शोधन या आपका प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। और यहाँ पर रासायनिक विधि में होता है विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। तो चलो पहला देखते हैं द्रवण के बारे में। भौतिक विधि के अंतर्गत द्रवण के बारे में कि द्रवण किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसमें धातुओं का शोधन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, द्रवण विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि होता है, पेपर में इसके बारे में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको आईएमपी भी लिख देता हूँ, द्रवण को आईएमपी लिख देते हैं, इसको आप लोग को विशेष याद रखना है। और द्रवण को अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विफिकेशन। क्या कहते हैं आपका? लिक्विफिकेशन। कहने मतलब ये है कि लिक्विड मतलब लिक्विड समझो, लिक्विड मतलब क्या है? द्रव है। तो यहाँ पर द्रवण का मतलब क्या होता है? द्रव बनाने की क्रिया। कोई भी ठोस पदार्थ जो होता है, कठोर पदार्थ जो होता है, उसे द्रव में परिवर्तन करेंगे। कैसे परिवर्तन करेंगे? उसको गर्म करेंगे समझो। तो गर्म करेंगे ठोस को, तो द्रव में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, अर्थात तरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। तो परिवर्तन करने की जो क्रिया है ना, उसी को यहाँ पर क्या बोला गया है? द्रवण बोला गया है, अर्थात ठोस पदार्थ को द्रव में बदलना है समझो। तो इस विधि द्वारा हम धातु को शोधन कैसे करते हैं कि जो कम गलनांक वाले धातु होते हैं, कम गलनांक वाले धातु हमारे पास क्या है? आपका टीन। क्या है आपका? टीन और आपका लेड, ठीक है, टीन और आपका पीवी, लेड, प्लम्बम, ठीक है। तो टीन, लेड जैसे कम गलनांक वाले धातु, अर्थात जल्दी से गल जाने वाले, जल्दी से पिघलने वाले जो धातु होते हैं, उनका शुद्धिकरण करने के लिए लिक्विफिकेशन विधि का उपयोग किया जाता है। इस चीज को पहले तो आपको समझना है। कम गलनांक वाले धातु जैसे टीन, लेड आदि को, ठीक है, द्रवण विधि के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। अब इसमें करते क्या है कि जो परावर्तक भट्टी जो होता है, जो ढलान वाला एक भट्टी होता है, परावर्तक भट्टी बोलते हैं इसको, आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर जो दिख रहा है चित्र, ये आपका परावर्तक भट्टी होता है। इसी में क्या करते हैं? ऊपर की ओर धातुओं को गर्म करते हैं। ऊपर की ओर धातुओं को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो धातु क्या है? कठोर रूप में समझो। तो गर्म होता है, और जैसे जैसे उसको गर्म करते हैं, वो द्रव में परिवर्तित होकर नीचे क्या होते हैं? बह जाते हैं समझो। नीचे क्या होते हैं? पिघल कर बाहर निकल जाते हैं, और शुद्ध ज्यादा कठोर होने का क्या है? ऊपर में ही रह जाता है। तो इस प्रकार क्या होते हैं? शुद्ध धातु हमको प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अर्थात जल्दी से पिघलने वाले धातु को, ठीक है, जल्दी से पिघलने वाले धातु को जैसे टीन, लेड आदि को परावर्तक भट्टी में गर्म करके पिघलाया जाता है, और पिघली अवस्था में वह भट्टी से नीचे पिघल कर बाहर निकल जाते हैं, और जो अशुद्ध रहते हैं वहीं पर वो रुक जाते हैं। इस प्रकार से द्रवणीकरण द्वारा या लिक्विफिकेशन द्वारा, द्रवण द्वारा कम गलनांक वाले धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका है एक ही लेक्चर में। अब यहाँ पर मैं लिख दिया हूं क्योंकि आप लोग को नोट्स बनाना है। तो देखो यहाँ पर शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे टीन और लेड, टीन और लेड, ठीक है, टीन और लेड, प्लम्बम, टीन और लेड। क्लियर? लेड मतलब कांच। आप लोग को दिमाग में ठाक रखना, लेड क्या है? कांच होता है, कोई दूसरा चीज मत समझना, ठीक है, कांच ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे टीन, लेड आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है, जो आप लोग डायग्राम में देखे हो, ठीक है, जिसमें धातु पिघल कर बह जाते हैं, पिघल कर बाहर निकल जाते हैं। अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइंस को अपने शब्दों में ही लिखना रहता है। यदि सेम टू सेम बुक का छाप दोगे लाइन टू लाइन, तो आपको रटा हुआ समझेंगे। भाई मेरे चैनल में रटना नहीं है, क्या करना है? ओनली समझना है। फिर से बोलता हूं कि रटी हुई विद्या और फोकट में पाया पैसा कभी काम नहीं आते। इसको गुरु ज्ञान पकड़ के आपको चलना है कि हमको रटना बिल्कुल भी नहीं है, ओनली समझना है और अपने शब्दों में समझ के
लिखना है। तो यहाँ पर जो धातु होते हैं कैसे होते हैं, कम गलनांक वाले होते हैं, जल्दी से गल जाते हैं, बाहर बहकर निकल जाते हैं, और जो अशुद्धियां रहते हैं वहीं पर रह जाता है। इसीलिए द्रवण विधि द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पर द्रवण विधि में भौतिक विधि क्यों बोला गया है, भौतिक विधि इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो धातु होते हैं उसके संगठन में, उसके रासायनिक फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसको भौतिक विधि बोला गया है। यदि रासायनिक संगठन में, रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन आया तो क्या हो जाता है, वो रासायनिक विधि में आ जाएगा वो। ठीक है, तो विधि समझ में आया ना, भौतिक और रासायनिक विधि क्या है वो भी समझ में आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको द्रवण क्लियर हो चुका है। द्रवण धातुओं की शोधन करने का सबसे महत्वपूर्ण विधि होता है। इसमें ऐसे धातुओं को शोधन करते हैं जिसका गलनांक बहुत कम होता है, 10 यूनिट जल्दी से गल जाते हैं, समझो इतना क्लियर है, जल्दी से गल जाते हैं तो ये बहकर बाहर निकल जाते हैं और शुद्धियां पर रुक जाती है। इस प्रकार द्रवण विधि द्वारा धातुओं का शुद्धिकरण किया जाता है। अब चलो दूसरा देखते हैं, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण, ये क्रिस्टलन बहुत ही सरल है, बहुत ही मजेदार है। चलो अब स्टार्ट करते हैं जोन शोधन के बारे में। चलो बच्चों अब हम दूसरा विधि देखते हैं। दूसरा विधि हमारे पास क्या है, जोन शोधन या प्रभाजी आसवन। ये भी आपका आईएमपी टॉपिक होता है, धातु के शुद्धिकरण संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। ठीक है, अब देखो जोन शोधन या प्रभाजी जो क्रिस्टलीकरण है, इस विधि को देने वाला या खोज करने वाला या प्रस्तावित करने वाला या प्रस्तावित करने वाला जो वैज्ञानिक का नाम है, वो वैज्ञानिक नाम है आपका WG फन। ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ही क्या दिया है आपका, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण। अब देखो यहाँ पर जो जोन शोधन की जो विधि है वह एक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि हर वैज्ञानिक क्या करते हैं, पहले सिद्धांत खोज करते हैं, फिर सिद्धांत का सत्यापन करते हैं, है ना, फिर नियमों का, बहुत सारे नियमों का, तथ्यों का वो क्या करते हैं, अपना थ्योरी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण है, यह विधि एक सिद्धांत पर कार्य करता है। और सिद्धांत क्या, यहाँ पर देखो मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग समय का बचत भी कर पाओ और मैं भी आपको समय का बचत कर सकूं, है ना, अपने भी समय का बचत कर सकूं और कम समय में अधिक जानकारी दे सकूं। इसलिए पहले से मैं आप लोग को यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर समय का बचत हो सके और कम समय में आपको ज्यादा जानकारी मिल सके, वरना मैं पढ़ते पढ़ते भी यहाँ पर आपको लिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिद्धांत क्या बोलता है, अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा, देखो यहाँ पर समझना है, जो अशुद्धियां हैं वो धातु की ठोस अवस्था, धातु कौन सा अवस्था में यहाँ पर, तो ठोस अवस्था में है। कौन सा अवस्था में है, ठोस अवस्था में। और जो ठोस अवस्था में जो अशुद्धियां होते हैं वो होते हैं आपका द्रव अवस्था में अधिक विलेय होते हैं। कहने मतलब ये है, जो अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था के अपेक्षा, जो अशुद्धियां होते हैं वो ठोस अवस्था में कम विलेय होते हैं। ठीक है, और आपका जो द्रव अवस्था है उसमें ज्यादा विलेय होते हैं। उस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, जो अशुद्धियां होते हैं वो ठोस अवस्था में कम विलेय होते हैं। क्या होते हैं, कम विलेय होते हैं। किसके अपेक्षा, द्रव अवस्था के अपेक्षा। कहने मतलब यह है कि जो अशुद्धियां हैं वो ठोस अवस्था में कम विलेय होते हैं और जो अशुद्धियां हैं वो द्रव अवस्था में अधिक विलेय होते हैं। इसलिए बोला गया है कि अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था के अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक विलेय होते हैं। माने अर्थात जो अशुद्धियां होते हैं वो ठोस अवस्था में कम मिलता है और द्रव अवस्था में जल्दी से मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस सिद्धांत का हम लोग प्रस्तावित किया गया है वैज्ञानिक द्वारा, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये तो सिद्धांत समझ में आ चुका है कि जो अशुद्धियां होते हैं वो ठोस में कम विलेय होते हैं, कम मिलते हैं, किसके सापेक्ष, द्रव के सापेक्ष, अर्थात द्रव में अधिक विलेय होते हैं और ठोस में कम विलेय होते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को यहाँ पर दिया गया है और इसी सिद्धांत पर ये जो विधि कार्य करती है। तो चलो समझते हैं। पहले यहाँ पर देखो डायग्राम द्वारा पहले समझाता हूँ, इसी में क्रिया विधि समझा दूंगा, फिर यहाँ पर लिखा है, इसको आप लोग नोट्स भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ क्या होता है, जिस धातुओं को हमको शोधन करना है, जिस धातु को हमको शोधन करना है, जिस धातु का शुद्धिकरण करना है, तो यहाँ पर देखो कौन से धातु का शुद्धिकरण करते हैं इस विधि द्वारा, तो करते हैं पहला गोल्ड, सोना का, सिल्वर, चांदी का और प्लेटिनम। प्लेटिनम जान रहे हो ना, जो आपका सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे में आता है, जो प्रकृति में धातु के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में अशुद्धियां होते हैं। और गोल्ड और सिल्वर और प्लेटिनम को इसी द्वारा क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं और 99%
शुद्ध होता है इसमें, इसीलिए इस विधि को उपयोग करते हैं। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम को, जो बहुत ही महंगा बिकता है, जान ही रहे हो ना। गोल्ड अगर छोटा सा भी चीज लोगे तो कितना महंगा बिकता है, जान ही रहे हो। अभी तो और बहुत महंगा है कोरोना टाइम में। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर और आपका प्लेटिनम की शुद्धिकरण करने के लिए इस विधि को उपयोग किया जाता है। इस चीज को पहले आपको समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जिस धातु को हमको शुद्धिकरण करना है उसका अशुद्ध धातु की एक छाड़ लेते हैं। समझो, अशुद्ध धातु क्या लेते हैं, तो छाड़ लेते हैं। क्लियर है, इस प्रकार से। ठीक, चलो अब यहाँ पर क्या है, अशुद्ध धातु के हमने छाड़ लिया। अशुद्ध धातु की छाड़ हमने लिया। छाड़ किसका ले सकते हैं, गोल्ड का ले सकते हैं, सिल्वर को ले सकते हैं, प्लेटिनम को ले सकते हैं, जिसमें अशुद्धियां मिली हुई है। तो अशुद्ध धातु के हमने छाड़ लिया, इतना क्लियर है। अब छड़ ले लिए, अब छड़ में क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं। दोनों तरफ क्या होता है, रिंग वाला हीटर लगा सकते हैं या कब्जा वाला हीटर होता है जिसमें छोटा छोटा चेन लगा रहता है जो खिसकता है आगे पीछे। ठीक है, उस वाले हीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखो उस वाले हीटर का देख सकते हो, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर रिंग वाले हीटर होते हैं, रिंग वाले हीटर होते हैं गोल राउंड में, समझो। इसलिए यहाँ पर वृत्ताकार उष्माक मतलब इसके द्वारा इस छड़ को गर्म किया जाता है। हीटर मतलब क्या होता है, गर्म करने वाला। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिया, अशुद्ध धातु की हमने छड़ लिया। अब अशुद्ध धातु की छड़ में हमने क्या लगा दिया, वृत्ताकार उष्माक लगा दिए, हीटर लगा दिए। अब क्या करते हैं कि इस हीटर के माध्यम से अब इसको छड़ में लगा दिए। समझो, मान लो ये पेन, मान लो छड़ है, ये पेन मान लो क्या आपका छड़ है, तो इसके चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, रिंग वाले उष्माक लगा दिए। अब मान लो क्या है, देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारे पास ये जो पेन आपको दिख रहा है, ये आपका छड़ है। किस कौन सा छड़ है, आपका अशुद्ध धातु की छड़ है। तीनों में से कोई हो सकता है ना, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये तीनों में से कोई भी धातु का माने हो सकता है। शुद्ध धातु का, अशुद्धि मिला माने शुद्ध धातु बोलेंगे इसको। एक क्लियर है। अब इसके चारों ओर क्या करेंगे, रिंग वाला उष्माक लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इस सिरे से लेकर इस सिरे तक खिसकाते खिसकाते जाएंगे। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, पहले ये वाले सिरे लेते हैं हम लोग। पहले ये वाले सिरा ले लिए। देखो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर पहले हमने सिरा ले लिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, उष्माक के द्वारा पहले गर्म करते हैं। उष्माक के द्वारा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जो अशुद्धियां होती है वो जल्दी से पिघल जाते हैं, मतलब इकट्ठा होते, समझ, पिघल कर इकट्ठा हो जाते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर हमने गर्म किया, पहले यहाँ रिंग था, समझो पहले यहाँ रिंग था, हमने इसको गर्म किया। तो यहाँ पर जैसे गर्म करते हैं तो जो अशुद्धियां होते हैं वो पिघल कर इस रिंग के साथ साथ पूरा लास्ट छोर तक चलता है। क्लियर है। अशुद्धियां, अभी देखो क्या बोल रहा है कि अशुद्धियां धातु की ठोस अवस्था के सापेक्ष द्रव में अधिक विलय होते थे। यहाँ पर हम ठोस की बात कर रहे हैं तो ठोस में कम विलय है, इसीलिए धातु क्या होते हैं, यहाँ पर हीट होकर गलित अवस्था में आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो पिघला हुआ जोन, इसी को जोन बोलते हैं, इसीलिए बोला गया है जोन शोधन। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो पिघल कर रिंग के अंदर आ चुका है। अब रिंग क्या करता है, धीरे 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 खिसकाते जाते हैं रिंग को, तो ये शुद्ध करते करते आगे बढ़ता है। और जो यहाँ पर बच रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्रिस्टल बनता है। कटने मतलब ये है कि कठोर हो जाता है, धातु क्या होते हैं, कठोर बन जाते हैं। भाई धातु से यदि हम लोग अशुद्धियों को निकाल देंगे तो शुद्ध धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। शुद्ध की पहचान है, माने धातु की पहचान है, ठीक है, कि कठोर होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये क्रिस्टल बनते हैं। ये वाला जो पार्ट्स है ये धातु की पार्ट्स है। देखो यहाँ पर क्रिस्टलीकृत शुद्ध धातु, क्रिस्टलीकृत शुद्ध धातु, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुद्धि निकल चुकी है। इस प्रकार से रिंग को हम लोग बार बार दोहराते हैं। देखो यहाँ पर उष्माक चलने की दिशा, पहले उष्माक चलने की दिशा इस प्रकार से होती है, तो अशुद्धियां को लेकर यहाँ जाएगा, फिर हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहाँ आएगा, फिर वो जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। एक टाइम ऐसा आता है कि सारी अशुद्धियां निकल कर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं एक छोर पर। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग काट कर इसको अलग से रख देते हैं, मैंने काट कर इसको बाहर कर देते हैं, काट कर अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर जो बच जाता है वो शुद्ध धातु होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रक्रिया समझ में आ चुका है। हमने क्या लिया, पहले अशुद्ध धातु की छड़ लिए, उसमें एक उष्माक लगा दिया रिंग वाला। अब उसको आगे पीछे खिसकाते हैं, तो जो यहाँ पर अशुद्धि होती है वो पिघल कर इस जोन में बदल जाता है, समझो, पिघला हुआ जोन, जिसको हम लोग बाद में पृथक कर लेते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इस विधि में अशुद्ध धातु के एक छड़ बनाकर, अशुद्ध धातु के एक छड़ बनाकर, यहाँ पर छड़ को इस प्रकार से लिख दो, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, छड़ बनाकर पढ़ोगे वही, बट मिस्टेक तो मिस्टेक ही होता है ना। चलो उसको देख लेना। तो इस विधि से अशुद्ध धातु के एक छड़ बनाकर क्या करते हैं, उसके एक सिरे को वृत्ताकार उष्माक से पिघलने तक गर्म करते हुए धीरे धीरे छड़ के दूसरे सिरे खिसकाते जाते हैं। समझो वही है, गर्म करके खिसका दिया तो उष्माक द्वारा धातु का एक भाग पिघल जाता है। शुरू वाला भाग पिघलेगा, वह अपने साथ अशुद्धियों को लेते हुए
ठोस होती हुई शुद्ध धातु को छोड़, देखो ठोस होता जा रहा है, जैसे शुद्ध यहाँ से निकलेंगे ये ठोस होता जाएगा, शुद्ध आगे बढ़ती जाएंगे, ठीक है। पीछे छोड़ते हुए दूसरे सिरे की ओर बढ़ता है। इस क्रिया को बार बार दोहराने से अति शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। 99.9% अशुद्धि माने बाहर निकल गए, समझो, तो 99.9 शुद्ध बचता है, समझो, ठीक है। जो अशुद्धि तो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो बार बार दोहराते हैं तो अति शुद्ध धातु प्राप्त होता है। अशुद्धि युक्त दूसरे सिरे को काट कर पृथक कर लिया जाता है, ठीक है। तो अशुद्धि जो होता है उसको काट कर क्या करते हैं, पृथक कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको जोन शोधन समझ में आ चुका है, बहुत ही सरल था, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा जो मिस्टेक होता है यहाँ पर इसको ध्यान देना, ठीक है। सुधार लेना इसको, हो जाता है मिस्टेक, सभी से होता है, ठीक है, क्योंकि कोई एकदम परफेक्ट नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें छूट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे ख्याल से जौन शोधन आपको समझ में आ चुका है। तो जौन शोधन किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो शुद्धि धातु की जो ठोस अवस्था उसके अपेक्षा द्रव में अधिक विलय होते हैं। तो यहाँ पर कम विलय है, इसीलिए क्या होते हैं, जोन पिघला हुआ जोन बनकर बाहर इसको निकाल दिया जाता है हीटर द्वारा। हीटर गर्म करते हैं, शुद्ध गर्म होकर बाहर निकल जाती है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं रासायनिक विधि। देखते हैं विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि धातु का विद्युत अपघटनी विधि या धातु का विद्युत अपघटन या धातु का विद्युत परिष्करण वही कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपका है अपघटन के लिए, ठीक है। अपघटन के लिए सिर्फ बनाया गया है, इसको बोलते हैं आपका विद्युत अपघटनी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं धातु का विद्युत अपघटन विधि से शोधन, लिखो डायरेक्ट, ठीक है। धातु का विद्युत अपघटन विधि से शोधन। तो चलो इसे मैं समझा देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा, आप लोग इसको नोट्स कर लेगो, ठीक है। या बुक में भी दिया गया है तो उसको आप लोग लिख सकते हो, बाकी इसमें मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी, इसके बारे में आप लोग क्लास बहुत छोटे क्लास में 6, 7, 8, 9 तो पढ़ ही लिए हो, ठीक है, कि विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस जो विधि है, कौन सी विधि, विद्युत अपघटन जो विधि है, इसमें बहुत ही अधिक शुद्ध मात्रा में, इसमें भी 99.9% शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। इसमें आपका टीन, शीशा, एल्यूमिनियम, कॉपर है ना, का शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ पर लिख देता हूं, इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन आदि का शुद्धिकरण किया जाता है। अब देखते हैं इसकी क्रिया विधि क्या होता है। हमको जिस धातु का शोधन करना होता है, जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है, उसके सबसे पहले उसी धातु का 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। पहला लेते हैं आपका कैथोड, दूसरा लेते हैं आपका एनोड। इसके बारे में जानते हो। जिस धातु का हमको शोधन करना है, देखो यहाँ पर हमको कॉपर की शोधन करना है, समझो, कॉपर का शुद्धिकरण करना है, तो यहाँ पर कॉपर धातु का एक क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे। इलेक्ट्रोड समझते हो, चलो, इलेक्ट्रोड 2 होते हैं, कैथोड और आपका एनोड। तो जो कैथोड होते हैं वो कैसे होते हैं आपका, इसमें शुद्ध धातु माने कॉपर, शुद्ध कॉपर को लेते हैं, शुद्ध कॉपर को लेते हैं। शुद्ध कॉपर का देखो यहाँ पर कॉपर शुद्ध धातु का पतली छड़, ये आपको दिख रहा है, मोटा दिख रहा है इस प्रकार से, लेकिन वास्तव में कैसे, ये पतला है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये पतला इसलिए चौड़ा दिख रहा है, ठीक है। इसको समझना है, ये मोटा है, समझो इस प्रकार से, क्लियर है। चलो, तो ये पतला है, तो यहाँ पर जो कैथोड होता है माइनस आयन होता है, कैथोड जानते हो, ठीक है। कैथोड जो होता है कैसा होता है, किस चीज का बना होता है, तो शुद्ध कॉपर धातु का बना होता है। समझ में आ चुका है। एक चीज फिर रिपीट करता हूं मैं, कि जिस धातु का हमको शोधन करना है, कौन धातु का हमको शोधन कर रहे हैं, यहाँ पर मान लो कॉपर का कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉपर के इलेक्ट्रोड लेंगे, एक तरफ शुद्ध कॉपर के इलेक्ट्रोड लेंगे, दूसरे तरफ अशुद्ध कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे। तो जो कैथोड होता है वो शुद्ध कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, जो पतली होता है, समझो, पतला होता है, और जो एनोड होता है वो आपका अशुद्ध कॉपर का होता है, मोटा होता है। इतना क्लियर है। अब दोनों कॉपर के हम यहाँ पर छड़ ले लिए, एक कैथोड बन गया, एक एनोड बन गया। इतना क्लियर है। कैथोड माइनस आयन, एनोड आपका प्लस आयन। इतना क्लियर है। यहाँ पर बैटरी हमने लिया, देखो यहाँ पर ये परिपथ बना दी, यहाँ पर हमने बैटरी लिया,
इसको माइनस से माइनस पर, प्लस को प्लस तरफ हमने जोड़ लिया है। अब क्या करते हैं, कुंजी को यहाँ पर दबाते हैं, समझो कुंजी को माने यहाँ पर दबाएंगे, बंद करेंगे, परिपथ बंद होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर बैटरी से हम कुछ ऊर्जा देंगे, समझो विद्युत धारा देंगे अर्थात एनर्जी देंगे, तो विद्युत धारा यहाँ पर क्या होगा, प्रवाहित माने प्रवाहित होना चालू हो जाएगा, विद्युत धारा चलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर विद्युत धारा चलता है इस परिपथ में, ये जो आपका कॉपर अशुद्ध धातु की जो मोटी छड़ है, तो यहाँ से क्या होता है, ये जो छड़ है पिघलना चालू कर देता है, ये जो छड़ है पिघलना चालू कर देता है। जैसे ये पिघलता है, इस छड़ से निकलता है कॉपर, धातु में क्या निकलता है, कॉपर निकलता है प्लस चार्ज। देखो यहाँ पर कॉपर 2+1 समझ में आ चुका है। जिस धातु का हमको शोधन करना होता है उस धातु के इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक तरफ शुद्ध धातु के इलेक्ट्रोड, एक तरफ अशुद्ध धातु के इलेक्ट्रोड, जिसको हमको शोधन करना है। तो कैथोड जो रहता है वो शुद्ध धातु का रहता है, जो एनोड रहता है वो अशुद्ध धातु रहता है। कैथोड पतला होता है, एनोड मोटा होता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये जो एनोड वाला जो छड़ है, जो अशुद्ध धातु का जो छड़ है वो पिघलना चालू कर देता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और समझना है, ये अंदर में आपको पानी जैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पर नीला कलर का, ठीक है, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट का विलयन। कहने मतलब ये है कि जिस धातु को हम लेना है या जिस धातु का हमको शोधन करना है, उसी धातु का लवण या विलयन को भी लेना पड़ता है विद्युत अपघटन में, क्योंकि यही क्या रहता है आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्लियर है। तो ये कॉपर सल्फेट का हमने यहाँ पर विलयन लिया, और जैसे यहाँ पर धारा प्रवाहित, देखो यहाँ पर कॉपर का छान लिया तो कॉपर सल्फेट का विलयन, धातु के ही लवण को लेना पड़ता है विद्युत अपघटन विधि में। डाउट पूरा क्लियर कर लो, ठीक है, कि कॉपर सल्फेट का धातु यहाँ पर हमने जो लिया है कॉपर, उसी का यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट एक विलयन लिया है जो विद्युत का चालन करने में सहायता करती है। ये आपको विद्युत अपघट्य इसीलिए कहलाते हैं। तो हमने धारा प्रवाहित किया तो ये अशुद्ध जो कॉपर का यहाँ पर छड़ है वो पिघलना चालू करता है, जो अशुद्धियां होती है वो नीचे पिघल कर तली में बैठ जाता है। यहाँ जो धातु होता है कॉपर वो बाहर निकल कर इस वाले छड़ पर आके इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, फिर इसको हम इसको अलग कर लेते हैं। इस विधि द्वारा क्या करते हैं, विद्युत अपघटन विधि द्वारा हम लोग धातु का शोधन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका ना। पहले का क्या करना, देखो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा है ना एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन आदि का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिस धातु का हमको शोधन करना होता है उसके सबसे पहले हम दो छड़ लेते हैं, एक को बोलते हैं कैथोड, दूसरा को बोलते हैं एनोड। कैथोड जो होता है वो शुद्ध धातु का होता है और जो पतली छड़ होती है। एनोड जो होता है वो अशुद्ध धातु का छड़ होता है जो मोटी छड़ होती है। अब यहाँ पर बैटरी द्वारा यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि कॉपर सल्फेट का यहाँ पर विलयन लेते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन करना मतलब जिस धातु का शोधन करना है उसी धातु के लवण को लिया जाता है, तभी ये क्रिया होती है, वरना रासायनिक क्रिया होकर दूसरा पदार्थ का निर्माण कर लेंगे, फिर ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। इसीलिए उसी धातु का क्या करते हैं, विलयन लिया जाता है। अब देखो जैसे यहाँ धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ये जो क्षण है पिघलना, जो अशुद्ध है वो पिघलना प्रारंभ करता है, तो अशुद्धियां जो रहते हैं पिघल कर नीचे में बैठ जाते हैं, और यहाँ पे जो धातु निकलता है जो प्लस चार्ज है वो माइनस की ओर, देखो हमेशा याद रखना है कि जो प्लस होता है वो माइनस की ओर गमन करता है, इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर माइनस क्या है, कैथोड, इसीलिए प्लस क्या होते हैं, कॉपर यहाँ से निकलते हैं, अशुद्धि नीचे बैठ जाते हैं और कॉपर क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, यहाँ पर ये आके चिपक जाते हैं, फिर इसको अलग कर लिया जाता है। इस चीज को आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। और यहाँ पर जो अशुद्धियां होती है इसको एनोड पंख बोलते हैं ना, एनोड, आपके अशुद्धियां क्या बोलते हैं, एनोड पंख। इस चीज को आपको याद रखना है। आपको स्क्रीन में भी देख सकते हो, देखो स्क्रीन में भी आपको दिखा दे रहा हूं, इसका लिखित रूप भी है और आपको डायग्राम भी दिख रहा है, ठीक है। उसको स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट्स कर लो। तो मेरे ख्याल से आपको विद्युत अपघटनी विधि भी समझ में आ चुका है। तो हम इस वीडियो में क्या क्या सीख गए, धातु शोधन की विधियां, भौतिक विधि, रासायनिक विधि, द्रवण, जौन शोधन, और आपको विद्युत अपघटनी विधि या विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, इसको सेल है ये, ठीक है। इसके द्वारा भी हम लोग धातु का शोधन कर सकते हैं। अब आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोहे का निष्कर्षण, ठीक है, जिसमें वात्या भट्टी के चित्र द्वारा, जो मोस्ट आरपी टॉपिक होता है, पेपर में अधिकतर आता है। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे संक्षारण के बारे में, जंग लगना, ठीक है, और उसको बचाने क्या क्या क्रिया होती है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मिश्र धातु। 3 टॉपिक बचा है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो।